हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग साइंस पेडागोजी के कुछ सेलेक्टेड प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि विज्ञान शिक्षण की विधियां, टीचिंग मेथड्स ऑफ साइंस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये जो है आपका पार्ट 2 है। और साइंस पेडागोजी की अगर बात करें तो आपके ये जो है 9वां क्लास है और 8 क्लास जो है ऑलरेडी आप लोगों के हो चुके हैं। तो जिन्होंने पिछले 8 क्लास को विजिट नहीं किए हैं तो आप लोग विजिट करें, वहां से आप लोग देखें क्वेश्चन को। चलिए, तो प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं हम लोग देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैथ्स की आवश्यकता होगी और मैथ्स के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। वैसे आपको चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखें, वहां लिंक आपको मिलेंगे, लिंक को क्लिक कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां आपको मैथ्स के सारे टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं, साथ ही आपको सीटेट के मैथ्स के जो हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं सॉल्व भी किए गए हैं। तो आप लोग जिनको आवश्यकता हो आप लोग वहां से लाभ उठा सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न हम लोग। अधिगम की जटिलता की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए, ये आपसे पूछे गए हैं। ये देखिए प्रश्न आपके सीटेट नवंबर 2012 के पूछे हुए प्रश्न हैं और चारों ऑप्शन को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और तब हम लोग आंसर करेंगे। देखिए, अरस्तु के समय से ही मनोवैज्ञानिकों की धारणा क्या रही है? मनोवैज्ञानिकों की धारणा रही है कि साहचर्य प्रक्रिया के माध्यम से ही अधिगम संपन्न होता है। अधिगम ही जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में विज्ञान शिक्षकों को विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारे आंसर की अगर चर्चा करें तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 होंगे, विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। ये आपका राइट आंसर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछे गए हैं? विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निदर्शन का आयोजन करता है, लेकिन निदर्शन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता। शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह है। क्या है शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह? ये देखिए आपके सीटेट नवंबर 2012 के पूछे हुए प्रश्न है। यहाँ आप लोग ऑप्शन देखिए, सारे ऑप्शन को एक एक करके हम लोग देख लेंगे। इसमें आपको अगर बात की जाए कि शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह क्या है, सबसे पहला देखिए ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों के साथ मिलकर निदर्शन की असफलता का कारण पता लगाना व उसे समझना। दूसरा है विज्ञान समन्वयक के पास एक नोट भेजना जिसमें उन्हें कक्ष में आने के लिए कहा गया है। तीसरा ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, निदर्शन को रोकना और उसे दोबारा करना। चौथा है कक्षा को बताना कि निदर्शन असफल हो गया है और उनसे कारण निर्धारित करने सहायता करने के लिए कहना। अगर हम लोग यहाँ चर्चा करें तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि वह निदर्शन को रोककर और उसे पुनः शुरू करें। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे छात्रों को सही दिशा में अभिप्रेरित किया जा सके। ठीक है, राइट आंसर हमारे थर्ड ऑप्शन बनेंगे। और अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 जो आपसे पूछे गए हैं, कक्षा 8 के छात्रों को कमानीदार तुला की सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए गए चरणों जो सही क्रम में नहीं दिए गए हैं का पालन करने के लिए कहा। ठीक है, अब देखिए ये जो चरण है आपको सही क्रम में ये नहीं दिए गए हैं। अब आपसे पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम किसमें दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके सही क्रम को देखेंगे।
तो अगर हम लोग बात करेंगे कमानीदार तुला का सही उपयोग तभी संभव है जब हम किसी वस्तु के भार को नापने की तैयारी कर रहे हों और प्रारंभ में ही शून्यांक त्रुटि को नोट कर लें। क्या करें? प्रारंभ में ही शून्यांक त्रुटि को नोट कर लें। तो सबसे पहले क्या करेंगे? शून्यांक त्रुटि को नोट कर लेंगे और इसके बाद कमानीदार तुला के अल्पतमांक को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये जो चौथा है ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा। और इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद ताकि आगे की प्रक्रिया को संपन्न कर सकें, तत्पश्चात अंशांकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति को नोट किया जाए। यानी थर्ड जो है ये थर्ड नंबर पे ही रह जाएंगे आपके। ठीक है, और अंत में क्या करेंगे हम लोग? लास्ट में करेंगे कि प्राप्त वास्तविक पाठ्यांक को परिकलित करना होगा। तो ये हमारे लास्ट में आएंगे, चौथे नंबर पे आ जाएंगे। सॉरी, ठीक है, ये क्या आ जाएंगे? हमारे चौथे नंबर पे आएंगे। दूसरा जो है चौथे नंबर। अब देखेंगे हम लोग कि 1, 4, 3, 2 कहाँ मिल रहा है हमें, किस ऑप्शन में हम लोगों को मिल रहा है। देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, 1, 4, 3, 2। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछे गए हैं? मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं का उल्लेख करती है। क्या उल्लेख करेगी? अब देखिए, मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने का सही क्रम जो है क्या क्या होगा, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये आपके 3, 4 है ना। ये बताए गए उद्देश्यों के लिए निम्न में से कौन सा चरण का सही क्रम है, आपसे पूछा गया है। ये देखिए सीटेट सितंबर 2014 के पूछे हुए प्रश्न है। अब सही क्रम कौन सा है मैं एक एक करके पिछले क्वेश्चन की तरह ही बता दे रही हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले जो करना होगा, मापनी बेलन के अल्पतमांक को लिखिए। ठीक है, इसको लिख लेंगे। पहला सबसे ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। दूसरा जो है, बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए तथा पाठ्यांक लिखिए। ठीक है, कहाँ मिल रहा है? बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक को लिखिए। ये दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे आएंगे, बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए। ठीक है, कहाँ है? ये 2 नंबर पे है। ये देखिए आपके तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। और चौथा नंबर पर बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। यही आपका चौथा हो जाएगा, यही सही क्रम है। तो अब देखते हैं 4, 3, 1, 2 हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है। 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन जो है थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया है। तो यहाँ हमारे 4, 3, 2, 1 है ना। आंसर आपके जो है 4, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2। ठीक है, 4, 3, 1, 2 कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, बट आपके आंसर जो होंगे मैं यहाँ साइड में नोट डाउन कर दे रही हूँ। 4, 3, 2, 1। वैसे एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन सही दिए हुए रहेंगे, उस तरीके से आप लोग कीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 जो है, अंजलि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में नहीं है का निष्पादन करने के लिए कहती है। फिर से आपका क्रम के बारे में ही चर्चा हो रही है, सही क्रम में लिखने के लिए बोला गया है। ये सीटेट सितंबर 2014 के पूछे हुए प्रश्न है। अब हम लोग बात करेंगे कि सही क्रम में कौन है। तो देखिए, विद्युत चुंबक चुंबकीय प्रभाव का आधार पर किस पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है। अब इसका आपको मैं सबको देखिए कर देती हूँ। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले जो होगा, लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से
लपेटिए। ठीक है, लोहे के कील के पास आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए। सबसे पहला आपका ये होगा। दूसरा जो होगा, तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। दूसरा आपका ये हो जाएगा। तीसरा कौन सा होगा, कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए। ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा जो है, धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तब यहां देख लेते हैं, विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए कि क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। अब देख लेते हैं 3, 4, 1, 2 जो होंगे वही आपके राइट आंसर होंगे। 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर आपके 3, 4, 1, 2 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है, आपसे पूछे गए हैं। प्रदर्शन विधि, ये देखिए आपके सीटेट सितंबर 2014 के पूछे हुए प्रश्न है। प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, व्याख्यान विधि। तो ये 4 ऑप्शन हमें दे दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है। ठीक है, तो व्याख्यान विधि जो है क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है। बाकी सारे जो है आपके प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ये सब जो है क्रिया आधारित शिक्षण विधि है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछे गए हैं, अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है। तो अन्वेषण विधि को दूसरे किस नाम से जाना जाता है ये हमें बताना है। तो अन्वेषण विधि को हम लोग ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम जो है ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, अन्वेषण विधि और ह्यूरिस्टिक विधि जो है दोनों एक ही है। और ये सीटेट सितंबर 2014 के पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22, मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। ठीक, ये देखिए सीटेट फैब 2015 के पूछे हुए प्रश्न है। और क्या है, रखता हूं। और ये देखिए 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। उपरोक्त 3 कथनों में से यह पहचानिए कि इनमें से कौन से प्रेक्षण है और कौन से निष्कर्ष हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, तीनों स्टेटमेंट को देखेंगे। अब देखिए, जब मैं अपना कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूं तो मुझे अपेक्षाकृत रेल की ध्वनि शीघ्र सुनाई देती है। ठीक है, क्योंकि वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। ध्वनि की गति ठोस में सबसे ज्यादा, ठीक है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। ओके, तो क्या यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि एक जो है प्रेक्षण है तथा 2 और 3 क्या है, निष्कर्ष है। पहला क्या है, पहला जो है प्रेक्षण है और ये जो है प्रेक्षण है, और ये दूसरा और तीसरा क्या है, ये दोनों निष्कर्ष है। तो राइट आंसर हमारे क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर 2 बनते हैं। पहला जो कथन है ये प्रेक्षण है और दूसरा और तीसरा जो है हमारा निष्कर्ष है। क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। अब सर्वोत्तम अवसर कौन प्रदान करती है ये हमें बताना है। ये प्रश्न आपके सीटेट फैब 2015 के पूछे हुए प्रश्न है। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो प्रयोगशाला विधि से बालक विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों और तथ्यों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि वह स्वयं प्रयोग करके इनके बारे में पड़ताल करता है और अंत में क्या होता है, निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। ठीक है, राइट आंसर हमारे बनेंगे ऑप्शन नंबर 3 बनेंगे। यहाँ देखिए थर्ड जो ऑप्शन है आपके, ये आंसर है विद्यार्थियों को पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत का निदर्शन दिखाया गया है और फिर विस्तृत व्याख्या की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछे गए, किसी आनत यानी जिसको तिरछे बोलते हैं, आनत को तिरछे बोलते हैं,
तिरछे समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी और उस आनत यानी तिरछे समतल के कोण के बीच के संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये प्रश्न आपके सीटेट फैब 2015 के ही पूछे हुए प्रश्न है। देखिए, किसी आनत तिरछे समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी और उस आनत तिरछे समतल के कोण के बीच एक संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। तो यह जो है आपका निवर्चन व्याख्या का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनते हैं। निर्वचन इसको आप कह सकते हैं या फिर व्याख्या करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे राइट आंसर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? ये हमें पूछे गए हैं, ये 4 ऑप्शन भी हमें दे दिए गए हैं। तो कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है, ये हमें बताना है। विद्यार्थियों को अंकुरण से संबद्ध तथ्यों के प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही है जो कि आपको विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, क्या पूछे गए हैं। एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उपरोक्त 3 कथनों में से आपसे पूछे गए हैं। 3 कथनों में से सभी कथन अवलोकन है, सभी कथन अनुमान है, केवल कथन 1 अवलोकन है। कथन 1 और 2 दोनों ही अवलोकन है। ये आपसे पूछे गए हैं। देखिए, जब एक जली मोमबत्ती को एक जार से ढक दिया जाता है तो कुछ समय के बाद जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है। यह घटना क्या है? अवलोकनीय है। जबकि जलती हुई मोमबत्ती को हवा और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएंगे? हमारे राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 3 होंगे। केवल कथन 1 जो है अवलोकन है। ठीक है, कथन 1 क्या है? अवलोकन है। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ गया, ये तो हम लोगों ने देखा। और 2 और 3 जो है मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 3 बनेंगे कि केवल कथन पहला जो है वही अवलोकन है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 27। जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है, क्या है? तो मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है, कौन सा वो मुख्य समस्या है ये हमें बताना है। तो देखिए क्या होता है कि बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। ठीक है, ये जो है आपका मुख्य समस्या है और इससे जूझना पड़ता है। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 बनेंगे। और अगले प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है देखें। पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल को आवेशित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट लाइए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है। इस गतिविधि के संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। ये देखिए सीटेट फैब 2016 के पूछे हुए प्रश्न। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में विकसित कौशल हैं। कौन सा कौशल है?
देखिए ये 4 ऑप्शन हमें दे दिए गए हैं, अब बताना है कौन सा कौशल है। तो इस गतिविधि में पानी के नल को खोलना, पुनः किसी रिफिल को आवेशित करना एवं जल की धारा के निकट से जाना अवलोकन, प्रायोगिक तथा सृजनात्मक विकास कौशल को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारे राइट आंसर होंगे, अवलोकन, प्रयोग करना तथा सृजनात्मकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछे गए हैं, एल्यूमीनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं। पट्टी के लिए एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया है और दूसरे सिरे को गर्म किया गया है। क्या किया गया है? एल्यूमीनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमा दिए गए हैं। पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया है और दूसरे सिरे को गर्म किया गया है। नीचे दिए गए कथन 1 और 2 पर विचार कीजिए। ये प्रश्न आपके सीटेट सितंबर 2016 के पूछे हुए प्रश्न है। देखिए 2 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं। दूसरा है, एल्यूमीनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। यहाँ उपरोक्त 2 कथन क्या है? प्रेक्षण है, निष्कर्ष है, क्या है बताना है हमें। तो लौ की दूरी के अनुसार एल्यूमीनियम पट्टी से मोम का पिघलकर गिरना जो है एक प्रेक्षण है, जबकि इससे उष्मा चालकता का पता लगाना क्या है? एक निष्कर्ष है। राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 1 होंगे। पहला जो है स्टेटमेंट प्रेक्षण है और दूसरा जो है निष्कर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों ने देखा, 10 देख लेते हैं। एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? एक फ्रिज से बर्फ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है, इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल का बढ़ावा मिलता है? ये देखिए प्रश्न सीटेट सितंबर 2016 के पूछे हुए प्रश्न हैं और देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए क्या होगा, ये जो प्रश्न हम लोगों को दिए गए हैं, प्रश्न के शर्त जो दिए गए हैं, बताए गए हैं कि बर्फ का टुकड़ा जो है एक को चूर्ण कर दिया जाता है, एक को ऐसे रखा जाता है। तो ये जो शर्त है विद्यार्थियों के प्रेक्षण कौशल के विकास में सहायक होगी। राइट आंसर हमारे क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर 1 हमारे राइट आंसर बनेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न आपके सीटेट के पूछे हुए नहीं है, रीत के प्रश्न पूछे हुए हैं फरवरी 2016 के। कौन सी बाल केंद्रित विधि है? ये आपसे पूछे गए हैं। तो बाल केंद्रित विधि कौन से हैं? प्रोजेक्ट विधि भी आपके बाल केंद्रित विधि है, समस्या समाधान विधि भी आपके बाल केंद्रित विधि ही है, प्रयोगशाला विधि भी आपके जो है बाल केंद्रित विधि है। तो ये सारे के सारे आपके बाल केंद्रित विधि ही हैं। तो हमारे आंसर जो होंगे, राइट आंसर क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर 4 बन जाते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये पूरे कंप्लीट कर चुके हम लोग। और ये जो है यहाँ पे आपके ये जो लेक्चर ही नहीं कंप्लीट हुए, बल्कि आपके जो टॉपिक है विज्ञान शिक्षण की विधियां, टीचिंग मेथड्स ऑफ साइंस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हुए, जितने भी प्रश्न हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 2 लेक्चर में। तो और अगला जो लेक्चर आपका आएगा वो अगले टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो कि नवाचार टॉपिक होंगे, इनोवेशन से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो विजिट हमारे इस वीडियो को लाइक करें,
आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो हमारे चैनल आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप हमारी वीडियो से लाभान्वित होते रहें। अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ जो कि टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथी भी हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। ओके, थैंक यू so much.